ये वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं पवन वर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन स्केयर में। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस सीबीएसई की, और उसके बुक का नाम जो हम शुरू कर रहे हैं वो है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। कि भाई इंडिपेंडेंस के बाद, आज़ादी के बाद से हमारे देश के अंदर पॉलिटिक्स कैसे रही। और उसका पहला जो चैप्टर है वो है चैलेंजेज ऑफ नेशन बिल्डिंग, यानी कि जब हमें इंडिपेंडेंस मिली तो उसके बाद हमारे देश को बिल्ड करने में, एक करने में हमारे देश के सामने क्या क्या चुनौतियां आई। तो हम शुरू करते हैं हमारे चैप्टर को, और चैप्टर की शुरुआत होती है हमारे इस चैप्टर की चैलेंजेस फॉर द न्यू नेशन, कि एक नए देश के लिए क्या क्या चेतावनियां रही, क्या क्या चैलेंजेस रहे। तो वो देखो कि पहला स्पीच दिया गया, हमारी बुक की शुरुआत यहीं से होती है इस चैप्टर की। द फर्स्ट स्पीच ऑफ द फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया Pandit Jawaharlal Nehru and hour of midnight on 14-15 August 1947 was known as Tryst with Destiny कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में जो दिया गया कि हमारा जो पहला प्रधानमंत्री, जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उनके द्वारा जो स्पीच दिया गया, पहला स्पीच, उस स्पीच का नाम था ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, जो कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के अंदर दिया गया मिड नाइट के अंदर 14-15 अगस्त को, यानी कि आधी रात को ये स्पीच दिया गया। और मैं आपको ये बता दूं, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी जो ये स्पीच था, ये 20वीं सेंचुरी का एक फेमस स्पीच में भी आता है। इस स्पीच के अंदर उन्होंने बताया कि भाई हमने हमारे जो देश था उसने किन मुसीबतों का सामना करके और किस तरह से फाइनली हमने इंडिपेंडेंस को अचीव करा है, और हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम इसे किस तरह बचा के रखेंगे और किस तरह हम एक साथ चलेंगे। ये वो स्पीच था। अब देखो भाई, अब आता है कि हमारे देश जो इंडिपेंडेंस हुआ, तो इंडिपेंडेंस होने से पहले हमारे देश के जो लोग थे ना, उन सभी लोगों के कुछ गोल्स थे कि भाई हम जब इंडिपेंडेंस होएंगे तो हम एजुकेशन को इस तरह से रखेंगे, हमारे देश को इस तरह से चलाएंगे, हम इस तरह से फ्रीडम को एंजॉय करेंगे। तो उन गोल्स में से दो गोल जो सभी के लगभग कॉमन थे, जो हमारे भारतवासियों के सभी के कॉमन थे, वो गोल थे। एक तो ये कि हम जब इंडिपेंडेंस हमें मिले ना, तो हमारी जो कंट्री हो उसमें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आए। अच्छा, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट किसे बोलते हैं, तो इन शॉर्ट में मैं आज बता देता हूं एक बार कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट उसे बोलते हैं जहां पे हम रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि हमारे प्रतिनिधि को वोट डाल के इलेक्ट करते हैं, चुनते हैं। ठीक है, वैसे इसका वास्ट मीनिंग अलग है, वो मैं आपको आगे कभी बताऊंगा। इन शॉर्ट में मैं बता देता हूं, जहां पर रिप्रेजेंटेटिव को हम वोट डाल के चुनते हैं, कोई पीढ़ी दर पीढ़ी अपने आप सीधा नहीं बनता कि उसको हम पावर दे दिया, इस तरह से हम किसी को प्रधानमंत्री, या इस तरह से हमारे देश में शासन व्यवस्था नहीं चलेगी। तो वो होती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ये था दूसरा एम था हमारे पूरे देशवासियों का कि जो गवर्नमेंट बने ना, वो सभी के लिए अच्छे के हित के लिए काम करे, किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन, एक पर्टिकुलर सोसाइटी के लिए काम ना करे। ये सभी के गोल थे। तो इंडिया का जो जन्म होता है, यानी कि इंडिया जो जन्म का मतलब इंडिपेंडेंस होती है ना इंडिया, वो बहुत बड़ी डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस के अंदर होती है। तो फ्रीडम केम विद द पार्टीशन ऑफ कंट्री विच मेड पीपल होमलेस। इंडिया जो जन्म होती है, यानी कि इंडिया जो बनती है ना, तो उसको जो फ्रीडम मिलती है, वो फ्रीडम भाई इस तरह से मिलती है कि हमारे देश के लोगों को क्या कर देती है, पार्टीशन में बांट देती है। क्योंकि आपको पता है कि जब हमारा देश आजाद हुआ तो एक देश ना बन के दो देश बने, एक भारत और एक पाकिस्तान। तो इस आज़ादी के कारण कुछ लोग होमलेस भी हो गए थे। आज़ादी के कारण मतलब पार्टीशन के कारण होमलेस हो गए थे, आज़ादी के कारण नहीं। पार्टीशन कैसे हुआ, आपको पता होगा कि पार्टीशन हुआ कि कुछ लोग हमारे पाकिस्तान में चले गए, जो मुस्लिम मेजोरिटी वाले एरिया थे उनको पाकिस्तान बनाया गया था। तो इस बिहाफ पे जो लोग मुस्लिम एरिया में रह रहे थे वो भारत आना था उनको, और जो भारत में रह रहे थे जिनको पाकिस्तान में जाना था उनको पाकिस्तान जाना था, तो उनको अपने घरों को छोड़ के जाना पड़ा। इसलिए ये एक ऐसी फ्रीडम थी जिसके अंदर लोगों को अपने घरों से बेघर होना पड़ा। तो सोचो, एक तरफ थी देश में आज़ादी और एक तरफ थी इस तरह से मतलब बुरी हालात देश की, कि लोगों को अपने घरों को छोड़ के जाना पड़ रहा है। आगे देखो भाई, द ईयर 1947 वॉज अ ईयर ऑफ अनप्रेसिडेंट वायलेंस एंड ट्रोमा ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो जो 1947 का जो ईयर है, जब हमें इंडिपेंडेंस मिलती है, वो ईयर हिस्ट्री का सबसे बड़ा वायलेंस वाला ईयर कहलाया, क्योंकि उसमें बहुत दर्दनाक मौतें हुई, बहुत बुरा हुआ लोगों के साथ, जो हम आगे इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं अच्छे से। देखो भी, तो जैसे ही कहते हैं हमारा देश, ये तो थी थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अब शुरू होता है कि हमारा देश जब आज़ाद हुआ तो हमारे देश वालों के सामने कौन कौन से चैलेंजेज आए। तो वैसे तो बहुत सारे चैलेंजेज आए थे एक देश के सामने, लेकिन सबसे बड़े जो मेन 3 चैलेंजेज आए थे हमारे देश के सामने। पहला तो ये था
कि हम हमारे देश को किस तरह से शेप दें नेशन को, जिससे हम एक कंट्री को यूनाइट करके रख सकें, एक करके रख सकें, क्योंकि हमारे देश में रिलीजन के बेस पे, धर्म के बेस पे, कास्ट के बेस पे बहुत ज़्यादा वैरायटी है। दूसरा चैलेंज था कि हम हमारे देश में डेमोक्रेसी कैसे इस्टेब्लिशमेंट करें, क्योंकि आपको पता है उस टाइम 1947 के अंदर डेमोक्रेसी उन कंट्रीज में भी प्रॉपर नहीं थी जो कंट्री अपने आप में डेवलप्ड थी और साथ ही साथ जो कंट्री एजुकेटेड भी थी। और आपको पता है 1947 का जो टाइम था ना, उस टाइम हमारी मोस्ट पॉपुलेशन जो थी ना वो अनएजुकेटेड थी, यानी कि हमारा लिटरेसी रेशियो बहुत वीक था। तो ऐसे के अंदर, इस सिचुएशन के अंदर डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करना सबसे बड़ा हमारे देश वालों के लिए चैलेंज था, हमारे लीडर्स के लिए ये एक चैलेंज था। उसके बाद एंश्योर द डेवलपमेंट ऑफ ऑल, और एक साथ ही साथ हमारा चैलेंज ये था कि हमें जो हमने फ्रीडम पाई है ना, उस फ्रीडम का हम बेनिफिट सभी को दें, यानी कि हमारी हर एक सोसाइटी को डेवलपमेंट हो, हर एक सोसाइटी का डेवलपमेंट हो। किसी एक पर्टिकुलर सोसाइटी को हम टारगेट नहीं करेंगे, पर्टिकुलर सेक्शन को हम टारगेट नहीं करेंगे कि भाई हमने उसे डेवलपमेंट करना है, हमें पूरे एंटायर कंट्री को डेवलप करना है। तो ये हमारे सामने थे 3 चैलेंज। अच्छा, मैं इन शॉर्ट में थोड़ा आपको बता दूं कि जो भारत पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस मिलने के बाद जो पार्टीशन हुआ ना, इस पार्टीशन में सारे मुस्लिम लोग या सारे हिंदू सिख लोग ये नहीं चाहते थे कि पार्टीशन हो। कुछ एक सेल्फिश लोग थे जिनको सिर्फ पावर का लालच था, जो चाहते थे कि कुछ एक ऐसे लोग थे जो चाहते थे कि हम इंडिया के अंदर, अगर इंडिया इंडिपेंडेंस हो, इंडिया एक कंट्री बने तो हम वहां पे रूल करने वाले हम हो। ऐसे ही कुछ एक सेल्फिश लोग थे जो वो चाहते थे कि अगर इंडिया से अगर हम अलग हो जाएं, एक अलग नेशन बना ले पाकिस्तान, तो वहां की गवर्नमेंट को हम चला के वहां के कर्ता धर्ता हम बन जाए। तो कुछ एक ऐसे सेल्फिश लोग, और जो एक मुस्लिम लीग बनी थी, उन कुछ सेल्फिश लोगों के कारण, और जिसमें सबसे बड़ा रोल था ब्रिटिशर्स का, अंग्रेजों का, जिन्होंने आपको पता है भारत और पाकिस्तान को तोड़ने के लिए सारा जी जान अपनी लगाई, और जो एक मेन मतलब प्रमुख कड़ी थे भारत और पाकिस्तान को तोड़ने में। तो ये कुछ एक लोगों के कारण पाकिस्तान और भारत अलग हो गया, और जिसका रिजल्ट आज भी हम देख सकते हैं, हमारे सामने है आज भी, कि दंगे फसाद रोज होता रहता है। जो हमारा ही पार्ट था आज वो ही हमसे लड़ाई कर रहा है। तो उसका रिजल्ट हम आज के लोगों को नहीं मानेंगे, आज के लोग तो है ही है, साथ ही साथ हम उन लोगों को मानेंगे जिनको सत्ता का सिर्फ लालच था, पावर का लालच था। तो अब आगे जाते हैं हम पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहैबिलिटेशन। पार्टीशन का मतलब होता है विभाजन, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना, रिहैबिलिटेशन का मतलब होता है पुनर्वास। तो अब क्या होता है कि पार्टीशन कैसे होता है, कैसे डिस्प्लेसमेंट होता है, वो जानते हैं। तो ऑन 14-15 अगस्त 1947 नॉट 1 but 2 नेशन स्टेट्स केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो आपको पहले बता दिया था कि 14-15 अगस्त को जब हमें इंडिपेंडेंस मिली, तो एक देश नहीं अपितु 2 देश बन के बाहर निकले। इट मीन्स ब्रिटिश इंडिया डिवाइडेड इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान। इसका मतलब ये हुआ कि जो ब्रिटिश इंडिया था हमारा, ब्रिटिश इंडिया क्यों बोला गया है, क्योंकि उस टाइम यहां पे रूल किसका था, ब्रिटिशर्स का था, इसलिए उसका नाम ब्रिटिश इंडिया दिया गया। तो ब्रिटिश इंडिया था जो हमारा अभी भारत और पाकिस्तान के तौर पे 2 देशों में बंट चुका था। तो हमें इंडिपेंडेंस मिली, उसकी बहुत खुशी थी, लेकिन उस खुशी को हम इंजॉय इतना नहीं कर पाए, क्योंकि कुछ एक सेल्फिश लोगों की सोच के कारण और कुछ एक बुरे लोगों की सोच के कारण हमारा वो हिस्सा, जो भारत के लोग जिन्होंने मिलकर अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी और हमारे देश को आज़ाद करवाया, उसके बाद आपस में ही वो लड़के लाखों लोग मारे गए, लाखों लोग बेघर हो गए। तो इसलिए हम इतना इंडिपेंडेंस का एंजॉय नहीं कर पाए उस टाइम। आगे देखो, अकॉर्डिंग द 2 नेशन थ्योरी एडवांस्ड बाय मुस्लिम लीग, इंडिया कंसिस्टेड ऑफ नॉट 1 but 2 पीपल, हिंदूज एंड मुस्लिम। कि जो भाई हमें 2 नेशन थ्योरी दी गई थी, और वो 2 नेशन थ्योरी दी किसके द्वारा दी गई थी, ये 2 नेशन थ्योरी अगर आपको शायद विजिबल ना हो, मैं बोल देता हूं, नीचे मैंने लिखा 2 नेशन थ्योरी जो दी गई थी वो दी गई थी मुस्लिम लीग के द्वारा। और उन्होंने ये बोला था कि भाई इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो हिंदुस्तान अब अलग हो रहा है ना, उसमें एक ही प्रकार के पीपल नहीं है, लोग नहीं है, इसमें 2 प्रकार के, एक हिंदू और एक मुस्लिम। इसलिए उन्होंने डिमांड रखी कि भाई हमें एक पाकिस्तान नाम से कंट्री और बना दे। मैं आपको बता दूं कि ये मुस्लिम लीग भी शायद ना बनती, लेकिन ये सबसे बड़ी ब्रिटिशर्स की चाल थी, क्योंकि उन्होंने एक तरह से फुलझड़ी जला के छोड़ दी कि भाई देखो, अगर हम तो आज छोड़ के जा रहे हैं, अब तुम्हारी इच्छा है कि तुम भारत वालों के साथ रहोगे या अलग से नेशन बनाओगे। अगर तुम भारत वालों के साथ, हिंदू के साथ रहोगे, तो भाई तुम्हें हो सकता है कि कुछ भी नाम ले, तुम्हें हो सकता है दोबारा गुलाम बनना पड़े। इससे अच्छा तुम अपनी अलग से एक
कंट्री बना लो, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। तो इसीलिए कुछ जो मुस्लिम जो लोग थे जिनकी सिर्फ इच्छा थी कि हम पावर में आए, हम देश के प्रधानमंत्री बने, हम देश को रूल करें, अगर अलग से एक नेशन बन जाता है तो उन्होंने बना ली मुस्लिम लीग। तो ये बनती है मुस्लिम लीग, जिसने ये थ्योरी दी कि भाई 2 नेशन बनने चाहिए। तो यहां से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पहले ट्रिस्ट विद डेस्टिनी भी इंपॉर्टेंट है जहां से क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद है कांग्रेस ने इस थ्योरी को अपोज भी करा। कांग्रेस के जो लीडर थे, जिनमें से कुछ लीडर बहुत अच्छे थे, उन्होंने अपोज किया इस थ्योरी का कि भाई ये बहुत गलत होने वाला है, क्योंकि सभी को पता है कि यार हम सब मिलके लड़े, अंग्रेजों से आजाद हुए और आज हमें बांटा जा रहा है, तो ये कहाँ का न्याय है, कहाँ की अच्छी बात है। तो इसलिए उन्होंने अपोज किया। लेकिन उस टाइम का जो पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन था किसके बीच, कांग्रेस के बीच और जो थी हमारी मुस्लिम लीग बनी हुई थी उसके बीच जो कंपटीशन था, और साथ ही साथ ब्रिटिश ने इस रोल को लेड किया इस डिसीजन को, और क्रिएशन हो गया पाकिस्तान का। यानी कि उस टाइम में कंपटीशन था मुस्लिम लीग और कांग्रेस का, और साथ ही साथ आपको पता है अंग्रेज क्या कर रहे थे, लेड कर रहे थे, वो चाह रहे थे कि हम पाकिस्तान बनवाएं, और फाइनली पाकिस्तान बन जाता है। अब हम ये देखते हैं कि क्या कैसे बन गया पाकिस्तान, क्या बोलने से पाकिस्तान बन गया, क्या जितना बोलने में आसान लग रहा है उतना ही आसान पाकिस्तान का बनना भी था? नहीं, ऐसा नहीं था। मैं बोलता हूं कि जितना अंग्रेजों ने हमें लूटा, जितना अंग्रेजों ने हमें मार काट की ना, उससे ज्यादा लोग मारे गए होंगे, इसके अंदर मारे गए होंगे, बेघर हुए होंगे। तो ये पार्टीशन अंग्रेजों के द्वारा जो गुलामी थी ना, उसी का मैं एक हिस्सा मानता हूं कि उसी के अंदर जोड़ के देखो, क्योंकि हमारा जो पार्टीशन था इसने एक तरह से 2 भाइयों को अलग कर दिया। अभी देखो भाई, तो प्रोसेस ऑफ पार्टीशन क्या थी, इट वाज डिवाइडेड टू फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस मेजोरिटी। तो ये डिसाइड किया गया कि भाई हम पाकिस्तान अगर बनाएंगे तो पाकिस्तान कैसे बना देंगे, रिलीजियस मेजोरिटी के बेस पे। रिलीजियस मेजोरिटी के बेस पे कैसे, कि जहां पे मुस्लिम ज्यादा रह रहे हैं उन एरिया को हम पाकिस्तान कर देंगे, और बाकी जो एरिया वो हिंदू वाले के साथ रह जाएगा, मतलब बाकी जो लोग हैं वो भारत बना लेंगे। This basically means that area where the Muslim in majority would make up the territory of Pakistan and rest was to stay with India, और बाकी कहाँ पे रह जाएंगे, इंडिया के साथ रह जाएंगे। लेकिन जितना बोला गया आसान, जैसे मैंने बोल दिया कि भाई ऐसा बोला गया था कि जहाँ पे जो मेजोरिटी मुस्लिम की है वो पाकिस्तान बना दो, बाकी भारत के साथ। तो क्या जितना बोला जा रहा है बोलने में आसान है, क्या उतना करने में भी आसान था? नहीं था, क्योंकि कोई भी चलो अभी मैं नहीं बोलूंगा, सारे प्रॉब्लम्स देखते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम थी। तो देखो, The idea appears simple but it presented all kinds of difficulties। आइडिया जितना सिंपल लग रहा था उतना था नहीं, इसमें बहुत टाइप की डिफिकल्टीज आई। क्या क्या आई? फर्स्ट ऑफ ऑल देयर वाज नो सिंगल बेल्ट ऑफ मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज इन ब्रिटिश इंडिया, कि ब्रिटिश इंडिया में कोई भी एक सिंगल बेल्ट ऐसा नहीं था जहां पे सिर्फ मुस्लिम मेजोरिटी हो। और साथ ही साथ देयर वर 2 एरियाज ऑफ कंसंट्रेशन, वन इन द वेस्ट एंड वन इन द ईस्ट। और उसके बाद 2 एरिया ऐसे देखे गए जहां पे मुस्लिम कुछ ज्यादा थे, मुस्लिम डोमिनेंस कर रहे थे, लेकिन वो भी लोचा हो गया कि एक वेस्ट में था एक ईस्ट में था। अब देखो ऐसा तो हो नहीं सकता। अब देखो, या तो ये था कि 2 पाकिस्तान बनाए, या कोई ऐसा जरिया निकाले, ऐसा कोई तरीका निकाले जिनसे ईस्ट और वेस्ट को जोड़ दिया जाए। अब ईस्ट और वेस्ट को तो जोड़ा नहीं जा सकता, अब हनुमान जी तो थे नहीं उस टाइम जो उठा के ईस्ट और वेस्ट को एक साथ मिला दे। तो ये यहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक ये भी आ गई थी। देयर वर 2 एरियाज, ये हो गया। देयर वाज नो वे दीज पार्ट्स कुड बी ज्वाइन। अब ऐसा कोई भी तरीका नहीं था जिनसे इन दोनों पार्ट को ज्वाइन कर दिया जाए और पाकिस्तान एक बना दिया जाए, ऐसा कोई भी तरीका हमारे पास नहीं था। और दूसरी प्रॉब्लम थी सेकेंडली, ऑल मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज, नॉट ऑल मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज वांटेड टू बी इन पाकिस्तान। और दूसरी सबसे बड़ी ये बात थी कि सारे जो मुस्लिम एरियाज वाले थे वो पाकिस्तान में मिलना नहीं चाहते थे, क्योंकि मैंने कहा कि जो सच्चे मुस्लिम थे, जो जानते थे, जो सच्चे इंसान थे, वो ये सब चीज़ समझते थे कि भाई हमें तो मिलके साथ रहना, क्योंकि हम सब ने मिलके ही तो अंग्रेजों को हराया है। तो उसमें सबसे बड़ा नाम आता है खान अब्दुल गफर खान का, जो फ्रंटायर गांधी के नाम से भी जिनको जानते हैं, जो अनडिस्प्यूटेड लीडर थे नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटायर प्रोविंस के। उन्होंने इसका विरोध किया और उन्होंने बोला कि भाई हमें भारत के साथ ही रहने दो, हमें पाकिस्तान नहीं बनाना। लेकिन इस महान इंसान की, अच्छे इंसान की बात को दबा दिया गया और पाकिस्तान का क्रिएशन होता है। थर्ड प्रॉब्लम क्या थी? वॉज दैट 2 ऑफ द मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया, पंजाब एंड बंगाल, हैड वेरी लार्ज
एरिया वेयर नॉन मुस्लिम्स इन मेजोरिटी। देखो भाई, अब जब दो ये डिसाइड होके कि दो एरिया हमारे पास ऐसा आ रहा है, एक पंजाब में आ रहा है जो वेस्टर्न पार्ट में पड़ रहा था, एक ईस्टर्न में जो बंगाल आ रहा था, इन दो में मुस्लिम ज्यादा मेजोरिटी में है। लेकिन यहां पर ये लोचा था कि भाई इन दोनों एरियाज में ऐसा था कि यहां पे हिंदू और सिख के लोग भी काफी रह रहे थे, तो उनके साथ क्या किया जाए। तो अब यही जो एरिया थे, इन्हीं के कारण लड़ाई का जो मतलब जो बनता है, सीन बनता है, वो इन्हीं एरियाज के कुछ कारण बनता है, तो वो हम देखेंगे आगे। तो ये प्रॉब्लम थी एक। नेक्स्ट आती है द फोर्थ प्रॉब्लम वाज द प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटीज ऑन बोथ साइड ऑफ द बॉर्डर। और चौथी प्रॉब्लम थी भी जो माइनॉरिटी बच जाती है बॉर्डर के दोनों साइड में, इतना इतना पार्टीशन करने के बावजूद भी, तो उनके साथ क्या ट्रीट किया जाए। तो ये थी, हमने बेसिक जाना कि हमारे देश का इंडिपेंडेंस होती है, उसके बाद कौन से 3 चैलेंजेज आते हैं, और उसके बाद हमारी प्रोसेस ऑफ पार्टीशन कैसे होता है और उसमें प्रॉब्लम्स कौन सी आती है, वो हमने जाना। मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि कोई भी देश, जैसे आज हमारा देश पाकिस्तान बना है, ये अलग से बना है, ये कुछ एक सेल्फिश लोगों की चाल, सेल्फिश लोगों के कारण और अंग्रेज लोगों की चाल के कारण ये बना। अगर ये नहीं बनता, भारत और पाकिस्तान एक रहते, तो आज जो होने वाले जितने भी डिस्प्यूट पाकिस्तान के कारण हो रहे हैं, वो आज कभी भी नहीं होते। जम्मू कश्मीर वाला जो मुद्दा है वहां पर भी नहीं होता। जम्मू कश्मीर वाले में तो आपको पता ही है कि जवाहरलाल नेहरू की गलती थी, साफ साफ गलती थी। वो आपको पता है कि इंडिया में मिल जाता, लेकिन उन्होंने पता नहीं क्या सोच समझ सीधा बोल दिया कि भाई ये मुद्दा मैं यूएन को सौंपता हूं, तो जिसके कारण रही। तो ये कुछ एक सेल्फिश लोगों के कारण आज हमें ये चैप्टर पढ़ना पड़ रहा है। चैप्टर पढ़ने वाला ये बड़ी प्रॉब्लम मत माना कि चैप्टर पढ़ना पड़ रहा है। बड़ी प्रॉब्लम ये है कि भाई चैप्टर तो पढ़ना पड़ रहा है, लेकिन कितने भाई बहन जो मारे गए, आप सोच के देखना, अगर किसी का एक बहन एक भाई भी किसी फैमिली में मारा जाता है तो हमें कितना बड़ा दुख होता है। तो सोचो इसमें कितने, लगभग एक अप्रोक्सीमेट के अकॉर्डिंग जो हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे, 5 से 10 लाख लोग इसमें मारे गए थे और 80 लाख लोग लगभग बेघर हुए थे, जो कि एक अप्रोक्सीमेट आइडिया, वो हो सकता है 1 करोड़ के आसपास भी हो। तो सोच के देखो उस टाइम इतना बड़ा ये जो ट्रेजेडी भारत के साथ हुई, ये ब्रिटिशर्स के कारण, उनकी चाल के कारण, और भारत के कुछ सेल्फिश लोग, जो कुछ भारत के बोलूं, कुछ मुस्लिम लोग जो पाकिस्तान के बोलूं, उनके कारण ऐसा हुआ। तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कंसीक्वेंसेस क्या रहे इस पार्टीशन के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को कर देना। थैंक यू सो मच।